नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग निरंतर यहाँ पर एफएसओ के पेपर की डिस्कशन करते हैं। ये अभी हम लोग मणिपुर का 2014 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इस पेपर के बारे में क्या गफलत थी अपनी, हमने पिछले क्लास में ही ऑलरेडी समझा दी थी, तो उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, है ना। आप में से जो लोग भी निरंतर तैयारी कर रहे हैं, यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जॉब्स वाला की तरफ से प्रोवाइड की जा रही इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में हम लोग 7000 प्रश्न उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके तहत आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज और एफएलटी टेस्ट मिलेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन का यदि आपको पीडीएफ चाहिए है तो आपको सिंपली जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर के जॉब्स वाला लिखना है, वहाँ से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जब टेस्ट सीरीज फोल्डर के अंदर जाएंगे, है ना, होम पेज में आपको टेस्ट सीरीज फोल्डर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ये लेक्चर नंबर 45 आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्जैक्टली 44 है ना, 44। तो अभी तक हम लोग वहाँ पर लेक्चर नंबर 41 तक की फाइल्स अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। चालू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, पहले ही बताया जा चुका है ना। इस पेपर के दो लेक्चर हमने लेक्चर नंबर 26 और 25 के रूप में डिस्कस किए थे, जो मैंने पीछे बता दिया था आपको। उसके बाद ये पेपर हमने डिस्कस बंद कर दिया था, दूसरे पेपर डिस्कस किए थे, है ना। इसका हमने रिज्यूम किया वापस से, जो हमने रिज्यूम किया 53rd क्वेश्चन से रिज्यूम किया था, और इसका 53rd से लेकर के 73rd तक हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज की इस क्लास में हम 74th क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, है ना। ये रहा 74th क्वेश्चन। चालू करते हैं हमारे आज के इस डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन है, इन ककम्बर चिलिंग इंजरी सिम्टम्स अकर एट, है ना। जो खीरा होता है उसमें चिलिंग इंजरी सिम्टम किस तापमान पर प्रकट होते हैं, है ना। चिलिंग इंजरी एक आप क्या कह सकते हैं, डिजीज कह सकते हैं किसकी, खीरे की, है ना, या खीरे की क्या कह सकते हैं, रोग कह सकते हैं। या किस तापमान पर होता है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे जो भी तापमान दिए गए हैं, ये क्या काय के तापमान दिए गए हैं, स्टोरेज के तापमान दिए गए हैं, अथवा जब हार्वेस्टिंग के पहले खीरा खेत में खड़ा होता है तब यदि वहाँ पे क्या हो जाए, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम हो जाए, है ना, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ही क्या हो जाए, ओवरऑल कम हो जाए, तब ये उत्पन्न होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या टेम्परेचर होता है, तो जब यह चिलिंग इंजरी सिम्टम अकर होगा, प्रकट होगा, तब तापमान लगभग कितना होगा, 7 एंड बिलो होगा, है ना, 7 डिग्री या उससे कम देखने को मिलेगा, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। चिलिंग इंजरी एक क्या है, फिजियोलॉजिकल डैमेज है। उसमें खीरे में क्या होती है, एक प्रकार की बीमारी है, जिससे खीरे का आकार या स्वरूप में क्या आता है, एक परिवर्तन आता है, जो हमारे खाने योग्य नहीं रह जाता, ठीक। तो ये एग्जैक्टली उसको उस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या सिम्टम रहते हैं एग्जैक्टली इस बीमारी के, तो सरफेस फिटिंग एंड स्कैल्डिंग, है ना। वहाँ से क्या होता है, जो खीरे की सरफेस रहती है, खीरे का जो छिलका रहता है, वो टूट करके बाहर निकलने लग जाता है अपने आप ही। इसके अलावा वाटर सोक्ड एरियाज ऑन द स्किन, है ना, जो उसकी वो रहती है, लेयर रहती है खीरे की, उसमें पानी भरा जाता है, और अल्टीमेटली क्या होगा, उस पानी के कारण डीके चालू हो जाता है। वहाँ पे क्या होने लग जाती है, खीरे की सड़न चालू हो जाती है, ठीक। इसी प्रकार से कुछ और भी चिलिंग इंजरी फैक्टर रहते हैं अलग अलग उसके फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के। जैसे बनाना का कितने में होगा, लेस देन 13 डिग्री सेल्सियस पे होगा। जैसे ककम्बर कितने पे हुआ, लेस देन 7 पे हुआ। बनाना कितने पे होगा, केले का 13 पे होगा। आम का कितने पे होता है, लेस देन 10 पे होता है। पपीते कितने पे होता है, लेस देन 12 पे होता है, ठीक है। टमाटर का कितने पे होता है, इन बिटवीन 10 to 12 और लेस देन 10, है ना, इस प्रकार से होता है। यदि भिंडी की बात करें तो 7 से 8 के आसपास में या उससे कम में देखने को मिलता है। तो हर चीज़ का क्या रहेगा, चिलिंग डी का टेम्परेचर अलग अलग रहेगा। आप चाहें तो कुछ कुछ का याद रख सकते हैं, जैसे कि ककम्बर हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, इनके आप रेंडमली ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अगला, डिग्रीनिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन, डिग्रीनिंग निम्नलिखित में से किस में लागू नहीं होती, बनाना में, गुआवा में, मैंगो में, या सिट्रस फ्रूट्स में, निम्नलिखित में किस में लागू नहीं होती, ठीक है। तो जो डिग्रीनिंग की प्रोसेस है वो अमरूद में लागू नहीं होती। किस में नहीं लागू होती है, अमरूद में लागू नहीं होती है। अब ये डिग्रीनिंग की प्रोसेस मतलब क्या होता है कि आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ द ग्रीन कलर। ध्यान में रखना, मार्केट में जितने भी वो आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, लगभग सभी फ्रूट प्रोडक्ट्स को किसी न किसी केमिकल के माध्यम से ग्रो किया गया है, किसी न किसी केमिकल के माध्यम से पकाया गया है, एक्सेप्ट अपवाद के तौर पे क्या है, एक केला, और दूसरा क्या जाता है आपका उसी में, गुआवा, ठीक है। दूसरा क्या जाता है, गुआवा। लेकिन चूंकि यहाँ पे डी ग्रीनिंग की बात की गई थी, डी ग्रीनिंग का कोई मतलब नहीं किससे, बनाना से, वो किससे संबंधित रहेगा, गुआवा से रहेगा, इसलिए, है ना। लेकिन जो केमिकल की मैंने बात करी, तो मार्केट में जितने भी फूड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनमें सब में केमिकल का यूज किया जाता है, हर सब में, है ना। जो
भी तुमको ऑर्गेनिक के नाम पे बेचा जा रहा है उन सब में भी, एक्सेप्ट कौन सा, केला और गुआवा, इनमें नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो उस प्रकार की प्रकृति के नहीं है। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल डिग्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि हरे कलर को क्या करना, आर्टिफिशियल तरीके से रिमूव करना। अब हरे कलर को आर्टिफिशियल तरीके से कैसे रिमूव कर सकते हो, तो कोई रिमूव करने का तरीका तो है नहीं भाई, तो आप क्या कर, अच्छा हरा कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है, हमको पता भी है, रिमूव करने का कोई तरीका तो है नहीं। तो एक सामान्य तरीका क्या है, केमिकल यूज कर लो। केमिकल यूज कर लो का मतलब क्या है, जो हरा कलर है वो किसमें परिवर्तित हो जाए, येलो में परिवर्तित हो जाए। हरा कलर क्या शो करता है कि भाई अभी जो फूड है वो जो फ्रूट है वो कैसा है, इमैच्योर है, पका हुआ नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हरा कलर रिमूव करना ताकि हमारा फ्रूट कैसा दिखाई दे, पका हुआ दिखाई दे। तो पका हुआ दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हरे की जगह येलो लाना पड़ेगा। तो आप क्या कर दो, इथाइलिन गैस दे दो उसमें। इथाइलिन गैस के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी, ये क्या है, राइपनिंग हार्मोन है। क्या है, राइपनिंग हार्मोन है, पकाने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो आप वो दे देंगे, क्लोरोफिल हट जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है ना, तो जैसे बनाना है, मैंगो है, पपाया है, टमाटो है ना, गुआवा, ग्रेप्स, एप्पल है ना, इनमें एप्लीकेबल नहीं है, इनमें एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब डिग्रेनिंग की प्रोसेस कहाँ लागू की जाती है, इनमें लागू की जाती है, किन में लागू नहीं की जाती है। तो जैसे बताया, गुआ है, ग्रेप्स हैं, एप्पल हैं, पॉमग्रेनेट है ना, अनार, अनार हो गया आपका, सेब हो गया, अंगूर हो गए, अमरूद हो गया, इनमें ये प्रोसेस लागू नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। पीछे कहीं पे एक बार पढ़ाया हुआ था कि भाई इनके लिए इथाइलिन का रिक्वायरमेंट कितना रहता है। ठीक है, इथाइलिन का जो थ्रेशोल्ड लेवल रहता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए कितना रहता है, 10 पार्ट्स पर बिलियन। जस्ट पिछली क्लास में हमने इस क्वेश्चन को लगाया था ना, हमने पिछली क्लास में इस क्वेश्चन को लगाया हुआ था कि इथाइलिन का थ्रेशोल्ड पीरियड, मैक्सिमम क्वांटिटी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए कितनी रहती है नेचुरली, 10 पार्ट्स पर बिलियन, 1.01 माइक्रोलीटर पर है ना, माइक्रोलीटर पर लीटर इसकी क्वांटिटी रहती है। ठीक है, राइपनिंग चेम्बर जहाँ पे पकाया जाता है फलों को आर्टिफिशियल तरीके से, वहाँ पे कितनी रहती है क्वांटिटी, 10 से 150 ppm की। इथाइलिन कंसंट्रेशन फॉर डिग्रीनिंग कितना रहता है, सिट्रस फ्रूट्स के लिए 5 से 10 ppm का रहता है। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग क्वांटिटी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, अंडर द नॉर्मल कंडीशंस ऑर्किड कैन बी स्टोर्ड अप टू 2 वीक्स एट हॉट टेम्परेचर। ठीक है, कि सामान्य परिस्थितियों में ऑर्किड को 2 सप्ताह के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सामान्य परिस्थिति का मतलब है कि बिना किसी टेम्परेचर, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के हम 2 सप्ताह का स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन वह उस समय तापमान कितना होना चाहिए। ठीक है, तो उस समय जो तापमान होना चाहिए वो 7.5 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, है ना। 7.5 से जो 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहेगा वो माइक्रोबियल अटैक को, स्पॉइलेज को क्या करेगा, बेहतर तरीके से रोक पाएगा, ताकि आपका जो ऑर्किड है उसका सेल्फ लाइफ एटलीस्ट 2 वीक्स तक क्या हो सके, एक्सटेंड हो सके। ठीक है, इस दौरान है ना जो टेम्परेचर 8 से 10 का या 7.5 से 10 का जो टेम्परेचर रहता है, इस दौरान रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रहती है, 90 से 95% के आसपास रहती है। ठीक है, इन बोथ कंडीशंस की वजह से क्या हो पाता है, 2 वीक्स तक उसकी सेल्फ लाइफ क्या हो पाती है, एक्सटेंड हो पाती है। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी का भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला, व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बिहाइंड ओवन ड्राइंग फॉर डिटरमाइनिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड्स ना, कि ओवन ड्राइंग की प्रक्रिया का जब हम यूज करके किसी खाद्य पदार्थ की नमी नापने का प्रयास करते हैं, तब वह ओवन ड्रायर जो रहता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। पहला, कलर चेंज के मेजर किया जाता है। दूसरा, लॉस ऑफ वेट रिप्रेजेंट्स द लॉस ऑफ द वाटर। तीसरा, कि चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मेजर्ड, है ना। चौथा, कि चेंज इन लाइट एब्जॉर्बेंस इज मेजर्ड। ठीक है, पहला जो है कलर चेंज इज मेजर्ड, है ना। जो कलर चेंज मेजर करोगे वो कलरीमेट्री की मदद से मेजर करो। किसकी मदद से, कलरीमेट्री की मदद से मेजर करोगे। ये एक मैच्योरिटी इंडेक्स का वो है, उदाहरण है। ठीक है, ना कि ये सब करने का। दरअसल ये पूरा काम आप करते हैं किसके लिए करते हैं, एस कंटेंट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, एस कंटेंट निकालने के लिए। गलत स्पेलिंग हो गई थी, है ना। तो एस कंटेंट निकालने के लिए, उसका राख वैल्यू कितना है उसको पता करने के लिए। ठीक है, है राइट आंसर क्या है, तो लॉस ऑफ द वेट रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ द वाटर। सिंपल सा है कि समझो उदाहरण के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, कोई भी एक ऐसा फूड प्रोडक्ट या फूड आइटम या फ्रूट ले रहे हैं ना, सब्जी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं आप, उसको पहले आप क्या कर लीजिए, 1 किलो ले रहे हैं ना, वेट कर लिया आपने कितना, 1 किलो है। अब आपने क्या कर दिया, उस 1 किलो मटेरियल को उठा करके, है ना, कहाँ रख दिया, ओवन में रख दिया। ओवन में तापमान रहेगा भाई, तापमान रहेगा तो क्या होगा, इसमें जो पानी था इस फूड प्रोडक्ट में, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो पानी का वजन था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, उस 1 किलो का वजन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान लो कितना बचा, 900
ग्राम बच गया, ठीक है। तो भाई कितने का नुकसान हुआ, 100 ग्राम का नुकसान हुआ। तो क्या पता लॉस ऑफ द वेट रिप्रेजेंट्स द लॉस ऑफ द वाटर। तो भाई यहाँ पे चूंकि 100 ग्राम का नुकसान हुआ तो मैंने मान लिया कि जो 100 ग्राम था वो दरअसल क्या था, पानी था। जो 100 ग्राम था वो क्या था, पानी था, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली इस प्रिंसिपल पे क्या करता है, काम करता है। इसके हिसाब से मान के चलते हैं कि ओवन ड्रायर या ओवन ड्राइंग का जो प्रिंसिपल है इस पर बेस्ड है, ठीक है। अब ओवन ड्राइंग के बारे में तापमान कितना रखा जाता है, ड्राइंग की प्रोसेस के दौरान 100 से 105 डिग्री सेल्सियस का रखा जाता है। कितने का, 100 से 105 डिग्री सेल्सियस का तापमान रखा जाता है, क्योंकि भाई वाटर जो है इतने पे क्या होगा, 100 पे क्या होता है, इवेपोरेट होगा, है ना। वाटर क्या होगा, 100 पे क्या है जाकर के इवेपोरेट होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला आता है। अब ये जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा है ना, कि भाई वेट वन मतलब ड्राइंग के पहले का, वेट टू मतलब ड्राइंग के बाद का, अपॉन वेट वन ड्राइंग के पहले वाला इंटू 100। तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा। भाई आपके फूड में मॉइस्चर कंटेंट कितना था, कैसे पता करोगे, यही प्रक्रिया तो है, कोई दूसरी प्रक्रिया थोड़े ना है, ठीक है। अब मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, जैसे हनी में 20% से कम होना चाहिए, मिल्क पाउडर में 5% से कम होना चाहिए, ठीक है। सेरेल्स में कितना होना चाहिए, अनाजों में कितना होना चाहिए, 13 से 14% तो होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा है तो ये स्पॉइल हो जाएंगे, यदि इससे ज्यादा है तो सब क्या हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। ये सब का आइडियल वो दिया हुआ मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ, ध्यान में रखना। सेरेल वाले का हमने 3 से 4 बार क्वेश्चन लगा चुके हैं, इनका तो क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, सेरेल वाले का हम 3 से 4 बार क्वेश्चन भी लगा चुके हैं, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस आर एन एग्जांपल ऑफ द असेप्टिक पैकेजिंग। असेप्टिक पैकेजिंग क्या होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जहां पे फूड प्रोडक्ट भी क्या रहता है, वो रहता है असेप्सिस कंडीशन में रहता है, जो पूरा का पूरा वर्किंग एरिया रहता है वो भी असेप्टिक रहता है, जो फूड पैकेजिंग मटेरियल रहता है वो भी असेप्टिक रहता है, जो हैंडलर्स रहते हैं वो भी सब क्या रहते हैं, इसी प्रक्रिया से रहते हैं ना। मतलब पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ही क्या रखा जाता है, असेप्टिक कंडीशन में रखा जाता है। इस प्रकार की पैकेजिंग के लिए, असेप्टिक पैकेजिंग के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, टेट्रा पैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेट्रा पैक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहां पे जैसे ड्रिंकिंग बॉक्सेस का प्रयोग किया गया है, आप ड्रिंकिंग बॉक्सेस प्रयोग न करके सिर्फ बॉक्सेस भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि टेट्रा पैक कई सारे पर्पजेस से यूज किया जाता है, नॉट जस्ट फॉर ड्रिंकिंग फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक। तो ये टेट्रा पैक कार्टन्स बनाए जाते हैं, टेट्रा पैक मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, जो आज की तारीख में आप मार्केट में अलग अलग चीजों की में पैकिंग के रूप में उसको क्या है देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ टेट्रा पैक क्या हो सकता है, एक सॉरी एसेप्टिक पैक क्या हो सकता है, एक टेट्रा पैक जो कि हमारा आंसर था, है ना। इसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं, स्टेराइल प्लास्टिक पाउचेस यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, स्टेराइल प्लास्टिक पाउच यूज कर सकते हैं डेली प्रोडक्ट के लिए, फ्लेक्सिबल असेप्टिक बैग यूज कर सकते हैं, इसके अलावा असेप्टिक पीटी बॉटल्स का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलो, मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात क्लियर है। यहाँ पे चंद बातें जो नीचे लिखी हुई इनको जरूर आप देखा करिए, आपके काम की है। मैं हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतना समय नहीं रहता इस मोड में, है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इन अ चॉकलेट मिल्क कम्स फ्रॉम सीवीड, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा इंग्रेडिएंट चॉकलेट में सीवीड से आता है। सीवीड क्या होती है, समुद्री घास कह सकते हो सामान्य भाषा में, तो है ना, अपने लिए जानने के लिए। तो समुद्री घास से क्या लिया जाता है जो कि चॉकलेट में मिलाया जाता है। तो समुद्री घास से जो लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, कैराजिनन कहते हैं। क्या कहा जाता है, कैराजिनन कहा जाता है। ऑप्शन ए, है ना, क्या कहा जाता है, कैराजिनन कहा जाता है। जो कहाँ से मिलता है, रेड सीवीड से मिलता है। कहाँ से मिलता है, रेड सीवीड से मिलता है, जो कि रोडोप्सी फैमिली का होता है। किस फैमिली का होता है, रोडोप्सी फैमिली का होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आयरिस मॉस। क्या होता है, आयरिस मॉस। आयरिस मॉस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। क्या नाम होता है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ठीक है। अब ये करता क्या है, जो कैराजिनिन होता है करता है कि चॉकलेट में क्यों डालते हैं इसको, ये चॉकलेट में क्या करता है, स्टेबलाइज करता है कोकोआ पार्टिकल्स को। क्या करता है वो, जो कोकोआ पार्टिकल्स हैं, है ना, चॉकलेट में डाले हुए कोकोआ पार्टिकल्स डाले गए फ्लेवर के लिए डाले गए थे, है ना। कोकोआ पार्टिकल चॉकलेट में क्या के लिए डाले जाते हैं, फ्लेवर के लिए डाले जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। इस स्टेबलाइजेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन रुक जाता है। किसका, कोकोआ पार्टिकल नीचे सेडिमेंट नहीं होंगे। सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज का, भारी चीज का, ज्यादा डेंस चीज का क्या हो जाना, नीचे जाकर के तलछटी में जम जाना, ठीक है, वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा माउथ फील भी बढ़ जाता है ना, मतलब बेहतर लगने लग जाता है चॉकलेट खाने में कैराजिनन की वजह से, ठीक है। चलो, इसी प्रकार से कैराजिनन जैसे चॉकलेट में, आइसक्रीम में और पडिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, उसी प्रकार से अगार अगार और अल्जिनेट का भी यूज किया जाता है अलग अलग पर्पज से, उनको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द फीकल कंटामिनेशन, ठीक है, कि फीकल कंटामिनेशन से, मल दूषिता से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जुड़ा हुआ है। देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इकोलाई, है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इकोलाई, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना।
इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या, ई कोलाई, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया हो, तो देन व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर इज कॉम्पिलोबैक्टर जेजुनी, है ना। राइट आंसर क्या है, कॉम्पिलोबैक्टर जेजुनी, ठीक है। अभी के हिसाब से जो ऑप्शन दिए हुए इनमें के हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या है, कॉम्पिलोबैक्टर जेजुनी, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 80 है ना, 80th क्वेश्चन। यहाँ पे 80th क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेगा, ये दिया हुआ है ना, सॉरी ये रहा है ना, कि विच माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉमनली, ये पेपर डाला हुआ है, ग्रुप में भी डाला हुआ है, वेबसाइट से भी मिल जाएगा आपको केरल आयोग की, है ना। आप लोग भी इसको निकाल करके इसका आंसर की जरूर देखा करिए, ठीक है। खैर, तो कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म फीकल कंटामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है इन ऑप्शन के हिसाब से, तो वो है कॉम्पिलोबैक्टर जेजुनी, ठीक है। वो आपको ध्यान में रखना है। कॉम्पिलोबैक्टर जेजुनी के अलावा और क्या हो सकता है, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, है ना, वो एस्चेरिचिया कोलाई हो सकता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया था, लेकिन यदि ऑप्शन में दिया हुआ है, मान लो तुमको कॉम्पिलोबैक्टर और एस्चेरिचिया कोलाई दोनों दिया हुआ है, तब धर्म संकट है, क्या लगाएं, तो एस्चेरिचिया कोलाई लगा देना, ठीक है। क्या लगाना, एस्चेरिचिया कोलाई, बाद में आयोग दोनों सही कर देगा, लेकिन तुम क्या लगाओगे, एस्चेरिचिया कोलाई। खैर, तो इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इंडिकेटर फॉर अ रिसेंट फीकल कंटामिनेशन, ठीक है। फीकल कंटामिनेशन के लिए सबसे बेहतर इंडिकेटर क्या है, ई कोलाई है, जो कि क्या करता है, कॉलीफॉर्म ग्रुप से बिलोंग करता है ना। कहाँ से बिलोंग करता है, कॉलीफॉर्म ग्रुप से बिलोंग करता है। या फूड या वाटर, है ना, दोनों क्या हो जाते हैं, अनसेफ हो जाते हैं यदि उसमें क्या प्रेजेंट है, ई कोलाई प्रेजेंट है, तो ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ई कोलाई के अलावा और क्या हो सकता है बेस्ट एग्जाम इंडिकेटर, कॉम्पिलोबैक्टर जेजुनी, जो कि हमने देखा है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ द डायरिया वर्ल्ड वाइड, ठीक है। डायरिया का सबसे मूल कारण क्या है ना, डायरिया किसमें होता है, बच्चों में होता है प्राइमरली, है ना। तो ये जो डायरिया का मूल कारण है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सबसे मूल कारण क्या है, कॉम्पिलोबैक्टर जिजूनी है, ठीक है। इसके इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है, कॉम्पिलोबैक्टीरियोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉम्पिलोबैक्टीरियोसिस। इस कॉम्पिलोबैक्टीरियोसिस का बेस्ट सिम्टम क्या है ना, बेस्ट नोन सिम्टम क्या है, डायरिया, ठीक है। इसके अलावा फीवर, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होगा, है ना, आदि। इसके अलावा साल्मोनेला स्पीसीज को भी यूज किया जाता है इंडिकेटर, जिसका इन्फेक्शन क्या कहलाता है, साल्मोनेलोसिस कहलाता है। इसका सोर्स क्या होता है, एग इंडस्ट्री, पोल्ट्री इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री, ठीक है। सेगेरा स्पीसीज को भी यूज किया जाता है। इसका जो बीमारी होता है उसको क्या बोलते हैं, बैसिलरी डिसेंट्री बोलते हैं। ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर में पाया जाता है। ये सब के सब क्या जा करके क्या करेंगे, मलदूषता के लिए इंडिकेटर का काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल मेथड कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश फ्लेवर कंपाउंड्स, है ना, कि स्वाद यौगिकों को पहचानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो स्वाद यौगिक मतलब क्या हो गए, केमिकल्स हो गए भाई, है ना। ये क्या हो गए, केमिकल्स हो गए। आप केमिकल्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, केमिकल्स को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, पोलैरीमीटर से क्या डिफरेंशिएट करते हो, पोलर कंपाउंड को डिफरेंशिएट करते हो, है ना। किसको डिफरेंशिएट करते हो, पोलर कंपाउंड को डिफरेंशिएट करते हो। ध्यान में रखो, है ना, ध्यान में रखो, जब भी इस प्रकार से केमिकल्स को डिफरेंशिएट करने की बात आए और उनको पहचानने की बात आए, तो सामान्य जो सबसे ज्यादा मेथड यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड, वो क्या है, क्रोमेटोग्राफी। हाँ, उसमें क्रोमेटोग्राफी अलग अलग प्रकार की अलग अलग चीजों के लिए हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो क्रोमेटोग्राफी का एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो कौन सा है, गैस क्रोमेटोग्राफी। कौन सा, गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी सामान्यतः किनके लिए यूज की जा रही है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स के लिए यूज की जाती है ना, जो कि एरोमा और टेस्ट के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, फ्लेवर के उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो ये गैस क्रोमेटोग्राफी आप यूज कर सकते हैं। कई बार गैस क्रोमेटोग्राफी को कपल किया जाता है मास क्रोमेटोग्राफी के साथ। कपल किए जाने का मतलब दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गैस क्रोमेटोग्राफी के अलावा और आप क्या यूज कर सकते हैं, तो HPLC का यूज कर सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का भी यूज कर सकते हैं। बाकी मेथड्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन गैस क्रोमेटोग्राफी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी चौथा फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कांट टॉलरेट ऑक्सीजन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर सकता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ऑब्लिगेट, ठीक है। अब चूंकि वो ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेट एनारोब हो जाएगा, है ना। एनारोब मतलब वो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी जी सकते हैं, ठीक है। वो जो ऑक्सीजन के सॉरी एब्सेंस में, है ना, वो जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में है ना जी जाएंगे। एक मिनट, अच्छा ठीक है, उल्टा परिभाषा बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी, है ना, कि दीज आर द कॉल्ड ऑब्लिगेट एनारोब्स, है ना, दे कांट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। कि यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये किसी भी तरीके से ग्रो नहीं कर सकते हैं। इनके ग्रोथ के लिए CO2 या तो ज्यादा हो, या फिर क्या हो, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है।
इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट एनाएरोब्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी ऑब्लिगेट एनाएरोब्स तो प्रयोग ही नहीं किया गया है। तो दरअसल अब आपसे ये पूछ रहे हैं, है ना, क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि आपको ये पहचानना है कि इन चारों में से ऑब्लिगेट एनाएरोब का एग्जाम्पल कौन सा है, इन चारों में से ऑब्लिगेट एनाएरोब का एग्जांपल कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्लिगेट एनाएरोब का एग्जांपल क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, जिसकी वजह से क्या होता है, बोटुलिज्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बोटुलिज्म होता है। सामान्यतः किन में देखने को मिलता है, कैंड फूड प्रोडक्ट्स में। किसमें, वो फूड प्रोडक्ट्स जिसमें जो किस में रखे गए होंगे, कैन में रखे गए होंगे, किस में रखे होंगे, कैन में रखे गए होंगे, उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो फूड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑब्लिगेट जो एनाएरोब्स होते हैं, यदि ऑब्लिगेट एनाएरोब को आपको किल करना है, यदि आपको क्या करना है, ऑब्लिगेट एनाएरोब को किल करना है, तो कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या कर दो, ऑक्सीजन छोड़ दो वहां पर, है ना, क्या कर दो, ऑक्सीजन छोड़ दो। एक्सपोजर टू ऑक्सीजन कैन बी टॉक्सिक और लीथल फॉर ऑब्लिगेट एनाएरोब्स। ठीक है, क्योंकि उनको पसंद है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्रो करना। यदि ऑक्सीजन नहीं हो तो ग्रो करेंगे, यदि ऑक्सीजन हो जाए तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, खैर, क्लॉस्ट्रिडियम जो स्पीसीज रहती है उसमें कई सारे आते हैं, जैसे बोटुलिनम हो गया, पेफ्रिजेंस हो गया और टिटैनी हो गया। टिटैनी टिटेनस के लिए है, ये नॉर्मल फूड पॉइजनिंग के लिए, ये कैंड में फूड पॉइजनिंग के लिए बोटुलिनम के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑक्सीजन के साथ वो कैसे व्यवहार कर रहे हैं उसके आधार पे उनको 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक क्या होता है, ऑब्लिगेट एरोब्स, मतलब यदि ऑक्सीजन नहीं हो तो वो मर जाएंगे, है ना, मतलब ऑक्सीजन के बिना हमारा काम चलेगा ही नहीं। दूसरा फैकल्टेटिव एनारोब्स, कि मतलब इनको फर्क नहीं पड़ता कि ऑक्सीजन है अथवा नहीं है, मतलब ऑक्सीजन है तो भी काम चल जाएगा, नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उनको मजा आता है कि ऑक्सीजन रहे। लेकिन यदि ऑक्सीजन नहीं है तो उनको दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो ध्यान में रखना है। तीसरे होते हैं माइक्रो एरोफाइल्स। माइक्रो एरोफाइल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, मतलब ऑक्सीजन तो चाहिए मेरे को भाई, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। ठीक है, फिर आते हैं एरो टॉलरेंट एनाएरोब्स, है ना, कि दे डू नॉट यूज ऑक्सीजन बट कैन टॉलरेट इट्स प्रेजेंस। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि फैकल्टेटिव एनाएरोब्स और एरो टॉलरेंट एनाएरोब्स में क्या अंतर है, तो एरो टॉलरेंट एनाएरोब्स का मतलब है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो ऑक्सीजन के बिना भी जी सकते हैं, लेकिन यदि ऑक्सीजन आ गई तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन हमने ऑब्लिगेट एनारोब में पढ़ा कि वो माइक्रोजन जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए और यदि ऑक्सीजन आ गई तो वो मर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन टर्म्स के अंतर आपको पता होने चाहिए। विच मेथड इज क्विक टू टेस्ट फॉर अ शुगर कंटेंट ड्यूरिंग अर्ली ब्रूइंग प्रोसेस फॉर अ बियर, है ना, कि जब बियर बनाई जाती है, बियर बनाई जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रूइंग कहते हैं, है ना, बियर बनाई जाने की प्रोसेस क्या कहते हैं, ब्रूइंग कहते हैं। तो जब बियर बनाई जा रही होती है तो उस दौरान शुगर कंटेंट को टेस्ट करने के लिए, है ना, कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है, तो शुगर कंटेंट को टेस्ट करने के लिए हाइड्रोमेट्री मेथड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोमेट्री मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, एक दूसरा जो मेथड यूज कर सकते हैं आप वो कौन सा होता है, रिफ्रैक्टोमीटर यूज कर सकते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर ब्रिक्स एक्सेल पे काम करता है और हाइड्रोमीटर किस पे काम करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। दोनों कैसे काम करेंगे समझो वापस से, कि तुम्हारे पास समझो ये क्या है, एक बॉटल है जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है। अब मैं कहता हूं कि तुम इसमें क्या कर दो, शुगर डाल दो, शक्कर डाल दो। तुम जब शक्कर डालोगे तो इसका क्या हो जाएगा, थिकनेस बढ़ेगा। पहले तुमने 1 ग्राम डाली, 2 ग्राम डाली, 3 ग्राम डाली, ठीक है, थिकनेस बढ़ी। तुमने 10 ग्राम डाल दी और बढ़ी, 15 ग्राम डाल दी और बढ़ गई। ठीक है, जब थिकनेस बढ़ेगी मतलब सॉलिड कंटेंट बढ़ेगा, मतलब थिकनेस क्यों बढ़ रही, क्योंकि सॉलिड कंटेंट बढ़ रहा है। जब सॉलिड कंटेंट बढ़ेगा तो सॉलिड कंटेंट को फ्रूट्स में मापने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, रिफ्रैक्टोमीटर की मदद से होती है। उसकी यूनिट क्या होती है, ब्रिक्स स्केल होती है, ब्रिक्स होती है। उसकी यूनिट क्या होती है, ब्रिक्स होती है। और उसको यूज करने के लिए, उसको मापने के लिए जो स्केल है वो क्या कहला जाती है, ब्रिक्स स्केल कहला जाती है। दूसरा तरीका क्या है, वही वापस है कि तुमने 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम शुगर डाल दिया तो क्या ग्रेविटी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है। अंदर क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, तो डेंसिटी बढ़ेगी तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी। और उस ग्रेविटी को तुम कहां से माप सकते हो, हाइड्रोमीटर की मदद से माप सकते हो। तो दोनों मेथड का इसमें यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलो अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसिंग मेथड्स इन्वॉल्व हीटिंग फूड्स एट अ हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट पीरियड्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द फूड पॉइजनिंग। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि अल्प समय तक खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान पर गर्म करके फूड पॉइजनिंग का खतरा घटाती है। ठीक है, तो कौन सी एग्जैक्टली इनमें से प्रक्रिया है, ब्लांचिंग, ओमिक हीटिंग, इरेडिएशन या फिर पास्चुराइजेशन। ठीक है, तो पास्चुराइजेशन वो प्रोसेस है ना, पास्चुराइजेशन जो वो प्रोसेस है जिसमें हम अल्प समय तक खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। पास्चुराइजेशन को हमने पढ़ा हुआ है ना, पास्चुराइजेशन जैसे मान लो
आप क्या करते हैं, यूएचटी कर रहे होते हैं ना, मान लो क्या कर रहे हो तो यूएचटी कर रहे हो, तो यूएचटी एग्जैक्टली कितने समय के लिए करते हो, तो यूएचटी आप 3 सेकंड के लिए करते हैं ना, यूएचटी आप कितने सेकंड के लिए करते हैं, 3 सेकंड के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है। यूएसटी आप कितने समय के लिए करते हैं, 3 सेकंड के लिए करते हैं, कितने पे तापमान पे करते हैं, 135 से 150 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं ना, 135 से 150 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा ना। सॉरी, चालू करते हैं, रिज्यूम करते हैं वापस से, है ना। तो हमने कहा कि भाई आप क्या करते हैं, बहुत कम तापमान पे और सॉरी बहुत अधिक तापमान पे बहुत कम समय के लिए क्या करते हैं, आप फूड प्रोडक्ट को हीट करते हैं ताकि क्या किया जा सके, फूड पॉइजनिंग का, फूड स्पॉइलेज के चांसेस को क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। तो वो प्रोसेस क्या है, पास्चुराइजेशन है। इरेडिएशन एक नॉन थर्मल प्रोसेस है, ओमिक हीटिंग एक नॉन थर्मल प्रोसेस है, और ब्लांचिंग कोई प्रिजर्वेशन प्रोसेस नहीं है। ब्लांचिंग क्या है, कोई प्रिजर्वेशन प्रोसेस नहीं है, यह सिर्फ क्या है, एक फूड प्रोडक्ट्स को, आइटम्स को, वेजिटेबल्स को, कायदे से ब्लांचिंग इसके लिए करते हैं, वेजिटेबल्स के लिए करते हैं। तो यह वेजिटेबल्स को स्टोर करने के पहले, प्रिजर्व करने के पहले क्या किया जाता है, एक प्रकार का ट्रीटमेंट है जिसमें हम एंजाइम्स को क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं। खास करके कौन सा एंजाइम, पेरोक्सिडेज एंजाइम, कौन सा, फिनोइल पेरोक्सिडेज एंजाइम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये यहाँ पे हमने जैसे अभी बात करी, यूएचटी की बात करी, तो 135 से 150 पे 2 से 5 सेकंड के लिए, दरअसल 3 सेकंड रहता है, एक रेंज रहती है 2 से 5, लेकिन रहता 3 सेकंड है। उसमें आप क्या करते हैं, क्विक हीटिंग करते हैं एकदम, है ना, सडन क्विक हीटिंग करते हैं आप अचानक से, ठीक है। चलो अगला आता है, बाकी यहाँ पे प्रोसेस दी हुई है, इनको भी ध्यान में रखें, ठीक है। चलो अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, निम्नलिखित में कौन सा एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं रखता है, क्लोरोफिल, ऑर्गेनिक एसिड, स्पाइस एक्सट्रैक्ट्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। भाई क्लोरोफिल क्या है, एक कलरेंट है, पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है, इस पे किसी प्रकार की कोई एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड रखेंगे भाई, बिल्कुल रखेंगे। स्पाइसेस जो मसाले होते हैं उनमें ही एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, ठीक है। वो रिपेल करते हैं, वो जो माइक्रोब्स होते हैं उनको रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। खैर, तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी किसमें नहीं रहेगी, वो हमने समझा कि क्लोरोफिल में नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि वो एक पिगमेंट है, कहां पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। किसमें रहेगी, सॉल्ट में रहेगी, शुगर में रहेगी, ऑर्गेनिक एसिड जैसे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड्स, नाइट्राइट्स, स्पाइसेस, एसेंशियल ऑयल्स लाइक क्लोव, सिनेमन, गार्लिक, इन सब में रहेगी। नहीं किसमें रहेगी, क्लोरोफिल में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला आता है हमारा, व्हाट इज द परसेंट ऑफ एसिटिक एसिड इन कमर्शियल अवेलेबल विनेगर, है ना। बाजार में जो विनेगर, सिरका उपलब्ध है, जो आप अपने घर में यूज कर रहे होते हैं, उसमें सिरके में एसिटिक एसिड कितना होता है, तो उसमें सिरका जो उसमें जो सिरके में एसिटिक एसिड का परसेंटेज होता है, वो एक रेंज में रहता है, सामान्यतः वेरी करता रहता है कई बार, लेकिन अभी आंसर के हिसाब से 4% है। आंसर के हिसाब से 4% है, लेकिन वो वेरी करता है 4 से 8% में। कितना वेरी करता है, 4 से 8% की रेंज में वेरी करता है। बट अभी के लिए आंसर क्या दिया गया इनकी तरफ से, 4% दिया गया, विच इज राइट, है ना, उसमें समस्या नहीं है। मोस्ट उसमें कितना रहता है, 4 से 5% के आसपास रखा जाता है। किसका, एसिटिक एसिड का क्वांटिटी, किसका, एसिटिक एसिड का क्वांटिटी, किसमें, विनेगर में, सिरका में, है ना, किसमें, सिरका में, ठीक। कोडेक्स स्टैंडर्ड में कितना बताया गया, 4% बताया गया, इसलिए हमारा आंसर क्या है, 4% है, ठीक है। कोडेक्स स्टैंडर्ड में कितना बताया गया है, 4% बताया गया, इसलिए हमारा आंसर क्या है, 4% है। मान लो पिकलिंग है ना, पिकलिंग विनेगर, अचार में डालने वाला जो सिरका रहता है, उसमें कितना रहता है, 6 से 7% के आसपास रहता है, ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो रहता है उसमें कितना रहता है, 99% रहता है। ये फूड इंडस्ट्री में यूज नहीं होता, ये सब फूड इंडस्ट्री में यूज नहीं होता है, ठीक है। ये कहां से आता है, एस्टोबैक्टर एसिटाई के फर्मेंटेशन से आता है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रिंसिक फैक्टर इन फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज में 2 प्रकार के फैक्टर होते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर। वो जो बाहरी तत्व प्रभावित करेंगे, वो जो आंतरिक तत्व प्रभावित करेंगे। आंतरिक तत्व क्या हो सकते हैं, है ना, यदि हम बात करें आंतरिक तत्वों की बात करें, तो भाई उसमें वाटर एक्टिविटी कितनी है, मॉइस्चर कितना है ना, वाटर एक्टिविटी कितनी है, मॉइस्चर कितना है, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं ना, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, उसका पीएच कितना है फूड का, है ना, ये सब ऐसे फैक्टर जो प्रभावित करते हैं उसके फूड स्पॉइलेज को, वो सब उसी में विद्यमान है, वो सब उसी में विद्यमान है। जैसे उदाहरण के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें,
पीएच हो गया, मॉइस्चर कंटेंट अभी बात करी थी, वाटर एक्टिविटी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पोटेंशियल कितना है, न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है, शुगर कितना है, सॉल्ट कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल कांस्टेंट कितने हैं, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, एग सेल है या नहीं है, फ्रूट पील है या नहीं है, ठीक है। ये सब इंट्रिंसिक फैक्टर हैं। तो भाई एक्सट्रिंसिक क्या है, बाहरी तत्व क्या है, टेम्परेचर, जैसा हमारा आंसर था, हमारा आंसर क्या था, टेम्परेचर था, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर कितने तापमान में स्टोर करके रख रहे हो, बाहरी तत्व है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बाहरी वातावरण की ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस कितना है ना, वहां पे जहां पे स्टोर करके रखा हुआ है ना। इसके अलावा एटमॉस्फेयर का मॉडिफिकेशन कैसा है, स्टोरेज मॉडिफिकेशन सॉरी कैसा है ना, कि जहां पे आप फूड प्रोडक्ट को जिस चीज में स्टोर करके रख रहे हैं वो किस प्रकार का माध्यम है, वो किस प्रकार की पैकेजिंग की गई है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जो प्रभावित करते हैं फूड के सेल्फ लाइफ को, ठीक है। अगला लाइफलाइजेशन का एक अन्य नाम क्या है, कई बार इस क्वेश्चन को हम पहले भी लगा चुके हैं। लाइफलाइजेशन को क्या कहा जाता है, फ्रीज ड्राइंग कहा जाता है। लाइफलाइजेशन को कहा जाता है फ्रीज ड्राइंग कहा जाता है, जो कि फ्रोजन फर्स्ट है ना, कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस यहाँ पे अपनाई जाती है, वेयर फूड इज फ्रोजन फर्स्ट एंड देन आइस इज रिमूव्ड बाय दिस सब्लिमेशन अंडर द वैक्यूम, ठीक है। कि फूड को क्या किया जाता है, तापमान इतना ज्यादा अचानक से कम किया जाता है कि फूड क्या हो जाता है, फ्रोज हो जाता है, फूड क्या हो जाता है, फ्रोज हो जाता है अलॉन्ग विथ वाटर। उसमें जो वाटर रहा होगा ना वो भी फ्रोज हो जाएगा ना, उसमें जो वाटर रहा होगा वो भी फ्रोज हो जाएगा। और बाद में आप क्या करेंगे, सब्लिमेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे, और सब्लिमेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे वाटर क्या हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे, है ना। कि आपने क्या किया, तुरंत इतना तापमान कम कर दिया कि सब कुछ क्या हो गया, फ्रोज हो गया, वाटर भी फ्रोज हो गया, और फिर सब्लिमेशन किया तो वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, बात खत्म। ये लाइफलाइजेशन है, इसी को फ्रीज ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। इसमें प्राइमरी स्तर पे ड्राइंग की जाती है, सेकेंडरी स्तर पे ड्राइंग की जाती है, जिसको डिसॉर्प्शन कहते हैं, प्राइमरी स्तर को सब्लिमेशन कह सकते हैं, ठीक है। चलो अगले आगे यहाँ पे कुछ और मेथड दिए, इनको भी ध्यान में रखिए। अगला एंटीबायोटिक टेंड्स टू बी, इस क्वेश्चन को हमने कल भी लगाया था। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो हमको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्ट योगदान देते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तुम नहीं भी होगे तो तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं रुकने वाला है, काम चलता रहेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिट्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें एंटीबायोटिक है, वो कहाँ से आते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई से हमको समानता मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक एक प्रकार का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। जैसे अभी हम बात करें पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, फंजाई से आता है ना। सिफेलोस्पोरिन्स ये भी एंटीबायोटिक्स की पूरी क्लास, सिफेलोस्पोरिन कोई दवाई नहीं है, ये पूरी क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स होती है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब के सब क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं, ये सब के सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है, इसको आप जरूर पढ़ें, ठीक है। चलिए, अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड एज अ फूड एडिटिव्स, यहां तक बात सही है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। अमाइनो एसिड्स को फूड एडिटिव्स में यूज किया जाता है किस पर्पज से। अरे भाई अमाइनो एसिड्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड सॉरी प्रोटीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो इनको किस पर्पज से यूज करोगे, कोई एक सिंगल पर्पज जो फिट बैठेगा वो क्या बचा, न्यूट्रिटिव पर्पज, भाई कोई दूसरा कारण नहीं है। अमाइनो एसिड ना एंटीऑक्सीडेंट है, ना एंटीबायोटिक है, ना ग्रोथ इनहिबिटर है, भाई वो न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिशन का नाम क्या है, प्रोटीन है, न्यूट्रिशन का नाम क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। अब इनके इन अमाइनो एसिड के अलावा है ना, जो डायरेक्ट अमाइनो एसिड यहाँ पे बात की गई थी, डायरेक्ट अमाइनो एसिड जो आप 20 होते हैं उनको यूज करते हैं तो न्यूट्रिशन हो गया। लेकिन इनके अलावा इनके क्या होते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स इनसे बनाए जाते हैं और फिर उनको यूज किया जाता है, उनका अलग अलग पर्पस यूज किया जा सकता है। जैसे मान लो ग्लूटामेट एक अमाइनो एसिड होता है, उसका तुमने एक कंपाउंड बना लिया, मोनोसोडियम ग्लूटामेट सॉल्ट बना लिया। हाँ, अब उसको कैसे काहे के लिए यूज कर सकते हो, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हो। फ्लेवर इनहांसर, उमामी टेस्ट देता है, क्या है, उमामी टेस्ट, मैगी और जितना भी स्नैक्स रहता है उसमें इसको यूज किया जाता है, ठीक है। मान लो एस्पार्टिक एसिड होता है, क्या होता है, एक एस्पार्टिक एसिड होता है, उसका एक सॉल्ट बना लिया एस्पार्टम, जो कि स्वीटनर के तौर पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से भी उनको यूज किया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक। अगला ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड सच एज सॉसेज हैमबर्गर, है ना। ग्राइंडिंग सॉसेज और हैमबर्गर जैसे पदार्थों का पीसना और मिलाना, इससे क्या होगा, यदि आप क्या करते हैं, सॉसेजेस और हैमबर्गर की ग्राइंडिंग करते हैं और मिक्सिंग करते हैं तो इस प्रक्रिया से क्या होगा,
पहला, इंक्रीज द फूड सरफेस एरिया। भाई तुम्हारे पास क्या रखा हुआ है, एक किलो का पत्थर रखा हुआ है, तुमने क्या किया, उसको सिलवट्टे के नीचे रख के कूटना चालू कर दिया। कूटा कूटा मतलब क्या हुआ, ग्राइंडिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ग्राइंडिंग कर रहे हो। इससे हुआ क्या, सरफेस एरिया बढ़ गया। बात तो सही है, वही चीज यहाँ पे करवा रहे हो। बड़ा सा मांद का एक थोथला रखा हुआ था, तो तुमने उस मांद के थोथले को टुकड़े क्या कर दिया, कूटना चालू कर दिया, ग्राइंडिंग करना चालू कर दिया। उससे क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया। दूसरा, अल्टर सेलुलर स्ट्रक्चर। अरे जब किसी चीज को इतना कूटोगे तो उसमें जो सेल्स थे उनका शेप तो बदल ही जाएगा ना भाई, कोशिकात्मक संरचना तो बदल ही जाएगी। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूट कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द फूड। बिल्कुल सही है। मान लो ये मांस का थोथड़ा पड़ा हुआ था, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, लेकिन तुमने इसको कूटना चालू किया, कूट के बाद मिक्सिंग भी कर रहे हो। अरे जब कूटोगे फिर मिक्सिंग करो तो ये जो इधर अभी फैला हुआ था वो पूरा के पूरे उसमें फैल जाएगा, फूड प्रोडक्ट में फैल जाएगा। इसका मतलब चारों सही है। ठीक, क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एक बार जरूर आप इसको देख लीजिए। चलो अगला आता है, लुई पास्चर एस्टेब्लिश द मॉडर्न एरा ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी इन 1857। ये तो फैक्ट हो गया। ठीक है कि भाई फूड माइक्रोबायोलॉजी शुरुआत ही किससे होती है, लुई पास्चर के सिद्धांतों से होती है, 1857 के आसपास है। ठीक है, व्हेन ही शोड दैट, है ना, जब उसने क्या किया, व्हेन ही शोड दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज विच टाइप ऑफ फूड स्पॉइलेज। ठीक है, तो उसने पहली बार बताया कि जो मिल्क का स्पॉइलेज होता है वो किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। किसने बताया, लुई पास्चर ने। कब बताया, ठीक है, जब क्रांति हो रही थी, है ना, जब 57 की क्रांति हो रही थी तब लुई पास्चर दूध में माइक्रोऑर्गेनिज्म खोज रहा था। गजब नल्ले लोग हैं भाई। खैर, यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। निकोला सपट ने किसकी खोज करी थी, कैनिंग प्रक्रिया की खोज करी थी। और लुई पास्चर ने पास्चराइजेशन की प्रक्रिया का विकास किया था। रॉबर्ट कोच ने जर्म सेल थ्योरी प्रोड्यूस करी थी, है ना। तो ये ध्यान में रखिए आप। अगला, आज का आखिरी क्वेश्चन कि डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ एलिमिनेटिंग स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द कैनिंग, है ना, ये कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्पॉइलेज हटाने जाने के लिए आप कितने भी प्रयास कर लीजिए स्पॉइलेज हटाने को, लेकिन समटाइम्स कैंड फूड्स आर स्पॉइल्ड, इसके बावजूद भी कैंड फूड क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। ये क्यों हो रहा है, कारण पूछ रहे हैं। पहला कि स्पॉइलेज बिफोर कैनिंग, कि भाई तुमने कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान जो कुछ किया स्पॉइल हटाने के लिए, लेकिन बावजूद उसके कुछ ऐसा छूट गया जिससे स्पॉइलेज होगा बिफोर कैनिंग। दूसरा, खाना बनाने के दौरान हुआ था ऐसा। दूसरा, अंडर प्रोसेसिंग ड्यूरिंग कैनिंग, की तुमने फूड प्रोडक्ट को अच्छे से नहीं पकाया, तुमने तुम्हारे मांस को अच्छे से नहीं पकाया, उसको कैन में क्या करके रख दिए, भर करके रख दिया, खराब हो जाएगा। तीसरा, लीकेज ऑफ अ कंटामिनेटेड वाटर थ्रू कैन सीम्स ड्यूरिंग कूलिंग, है ना, कि भाई जो कैन था जिसमें तुमने फूड प्रोडक्ट पैक करके रख दिया, कैनिंग करके रख दी, उसमें से वाटर क्या हो जाए, लीक हो जाए। तो जब वाटर लीक होगा तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये सभी उत्तरदायी कारण हो सकते हैं इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा क्या था, आज का डिस्कशन था जिसमें हमने विस्तार से चर्चा करी। मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम लोग यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 94 से अपनी चर्चा को चालू करेंगे, है ना। हम लोग अपनी चर्चा को प्रश्न क्रमांक 94 से आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।